ओके, चलो। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से गैलेक्सी टीचर्स क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, जहां हम सभी टीचर से रिलेटेड जितनी भी वैकेंसीज होती हैं उसकी तैयारी बहुत ही सरल तरीके से आसान शब्दों में करते हैं। 5 जून मतलब इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में मनाया जाता है। क्या थीम रही या इससे पिछले साल क्या थीम थी, इसकी शुरुआत कब से हुई, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। आइए अपनी क्लास को हम शुरू करते हैं। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 2023 को एक बार फिर से मनाया गया और ये स्पेशल इसलिए हो जाता है कि जब से इसकी शुरुआत हुई थी ये 2023 में अपना 50 वर्ष पूरा कर लेता है ना। ये अपना 2023 में 50 वर्ष पूरा कर लेता है। इस प्रकार इस बार हम लोगों ने 50वां, आप यूं कह सकते हैं कि लगभग 50 नंबर का हम लोगों ने क्या मनाया, इन्वायरमेंट डे, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हम लोगों ने मनाया। ठीक है, आइए वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 5 जून 2023, इसकी थीम क्या रही इस बार? प्लास्टिक पॉल्यूशन। और इससे पहले 2022 में इसकी थीम क्या थी? देखिए, आपसे एग्जाम में 2 तरीके से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आज की इस क्लास का मेरा जो 2 उद्देश्य है मैं वो आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहला उद्देश्य कि पर्यावरण के बारे में आपको जानकारी हो और पर्यावरण दिवस क्या है उसकी एक समझ आप में विकसित हो सके, और साथ ही साथ अगर इन्वायरमेंट से संबंधित प्रश्न 5 जून से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाए तो उसका भी जवाब आप अपनी पेपर में दे सकें। ठीक है, तो ये एग्जाम पॉइंट हो सकता है कि 2023 में हमारा जो थीम है 5 जून पर्यावरण दिवस की वो कौन सी है? प्लास्टिक पॉल्यूशन। ठीक है, वन अर्थ ओनली वन अर्थ 2022 में आपको मैं बताना चाहूंगा कि 1974 में जब सबसे पहली बार पर्यावरण दिवस मनाया गया तो उस समय भी यही थीम थी, ओनली वन अर्थ। इसकी जो मतलब प्रोनाउंसिएट किया गया 1972 में इसकी घोषणा की गई, अनाउंस किया गया कि 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाया जाएगा। लेकिन सबसे पहली बार जो पर्यावरण दिवस मनाया गया वो 1974 में मनाया जाता है ना। इसकी होस्टिंग किया किसने? यूएसए ने। इसकी होस्टिंग संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने किया, यूएसए ने किया था 1974 में। देखो होता क्या है कि जब पर्यावरण दिवस मनाया जाता है किसी एक देश की मेन रूप से जिम्मेदारी हो जाती है कि उसे होस्ट करे, बाकी मनाया तो पूरे संसार में जाता है लेकिन एक देश प्रमुख रूप से उसकी होस्टिंग करता है। तो सर अगर 1974 में जो सबसे पहली बार इन्वायरमेंट डे मनाया गया, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, तो यूएसए ने उसे होस्ट किया। इस बार किसने किया, किस देश ने? तो एक साउथ अफ्रीका का एक देश है जिसे हम कहते हैं इवरी कोस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इवरी कोस्ट ने इस बार 2023 में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को होस्ट किया, जिसकी थीम क्या थी? प्लास्टिक पॉल्यूशन। प्लीज इस बात को आप याद रखेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं और कुछ आपको बताते हैं कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे के रूप में कौन कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए। इसकी शुरुआत होती है जब सबसे आपको याद होगा कि 1942 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो शांति की स्थापना की जाए, प्रत्येक देश शांतिप्रिय तरीके से वहां के लोग अपना जीवन व्यतीत करें, इसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया जिसका नाम रखा गया यूएन, संयुक्त राष्ट्र, है ना, यूनाइटेड नेशन। इसका मेन उद्देश्य क्या था कि विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना। विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945, याद रखिएगा कि 24 अक्टूबर 1945 सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, अमेरिका में इसकी स्थापना की जाती है। सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूएसए में इसकी स्थापना की जाती है। ठीक है, 24 अक्टूबर 1945 को। आइए और कुछ देखते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। यूनाइटेड नेशन 1945 में 24 अक्टूबर 1945 में स्थापित किया जाता है विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और उस समय जब ये बनाया गया तो वहां पे 50 देश उपस्थित थे। उस समय मेंबर के रूप में 50 देशों की उपस्थिति में इस संगठन का निर्माण किया गया।
अब प्रेजेंट टाइम में इस पे 193 देश, इस संगठन के 193 देश सदस्य हैं। भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, यहां पे ज्वाइन होगा, भारत ने इसको कब ज्वाइन किया, 1945 में ही इसे ज्वाइन कर लिया था। एक और महत्वपूर्ण बात कि इसका जो हेडक्वार्टर है, यूनाइटेड नेशन का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क यूएसए में है, न्यूयॉर्क यूएसए में स्थापित है इसका हेडक्वार्टर। हेडक्वार्टर की एक थोड़ी सी पिक मैंने लिया, छोटी सी, आप उसे देख सकते हैं। और ये हमारा प्यारा सा भारत, इसका भी मैप आप देख सकते हैं। देखो होता क्या है कि जब हम पिक्चर या पिक लगाकर आपको पढ़ाते हैं, इमेज के साथ पढ़ाते हैं, तो उसको जो उसकी क्लियरेंस होती है वो आपके मस्तिष्क में ज्यादा हो जाती है, और कोई उद्देश्य नहीं होता इमेजेस लगाने का। ठीक है, मेन तो हमारे कंटेंट है, ये हमारे चित्र थोड़ी ना पूछे जाएंगे, हमसे तो कंटेंट पूछा जाएगा। मेन तो कंटेंट है, लेकिन कंटेंट में इंटरेस्ट बना रहे आपका, बढ़ाने के लिए हम इमेजेस का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो 24 अक्टूबर 1945 को यूएन की स्थापना होती है, जिसका मुख्य उद्देश्य देश विश्व स्तर पर शांति व्यवस्था बनाए रखना, और जो भी चीजें मानवता के लिए हानिकारक हैं, जीवों के लिए जो भी चीजें हानिकारक हैं, उसके लिए भी सोचना, उसके लिए भी कुछ काम करना। ठीक है, तो यूएन ने वही किया। यूएन ने 1972, 1945 से समय बीता, आगे बढ़ते हैं। 1972 आया, 1972 में इसने देखो 1972 में द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है ना, डेजिग्नेट्स का मतलब जो वहां के मेन अधिकारी थे वो लोग, और जनरल असेंबली उसकी एक सभा का नाम है ना, महासभा, जनरल असेंबली डिसाइडेड 5 जून सेलिब्रेटेड एज वर्ल्ड एनवायरमेंट डे इन स्टॉकहोम सम्मेलन। इसका मतलब यह है कि स्टॉकहोम कहां है, एक शहर है, किसका, स्वीडन का। स्वीडन एक देश जिसका शहर क्या नाम है, स्टॉकहोम। स्टॉकहोम में एक सम्मेलन हो रहा था और उसका नाम ही रखा गया स्टॉकहोम सम्मेलन। स्वीडन में ये पूर्ण हुआ, और उसी दिन ये डिसाइड किया गया, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन की एक सभा जनरल असेंबली के द्वारा, कि 5 जून को अब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, और पर्यावरण मतलब जो भी चीजें पर्यावरण में हानिकारक हैं उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, जो मानवता के लिए या जीवों के लिए हानिकारक हैं। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, ये कब डिसाइड किया गया, तो 1972 में इस बात को डिसाइड किया गया। और सबसे पहली बार मनाया कब गया, तो 1974 में इसको सबसे पहली बार मनाया गया। ये कहां डिसाइड हुआ, स्टॉकहोम सम्मेलन में। किसने डिसाइड किया, जनरल असेंबली के डेजिग्नेट्स ने, जो अधिकारी थे वहां के, उन लोगों ने इस बात को डिसाइड किया। प्लीज ये सारे क्वेश्चंस आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे, निश्चित रूप से पूछे जाएंगे, इसलिए सारी बातों को आपको ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ते हैं, ये एक असेंबली की पिक मैंने आपको दिखाई। फिर देखिए हम बात करते हैं कि एक और काम किया गया इसी यूनाइटेड नेशन के द्वारा। एक और काम किया गया। सबसे पहला काम तो स्टॉकहोम सम्मेलन में यह डिसाइड कर दिया गया कि 5 जून को अब से विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाएगा, और लोगों के अंदर पर्यावरण के प्रति जागरूकता पैदा की जाएगी। प्रत्येक देश की 193 मेंबर्स जो हैं उनकी अपनी अपनी जिम्मेदारी होगी। ठीक है, फिर आइए देखते हैं कि क्या कहते हैं। इसमें देखिए एक और काम किया गया। उस समय मॉरिस स्ट्रॉन्ग, जहां तक मुझे नाम याद आ रहा है, मॉरिस स्ट्रॉन्ग, ठीक है, मॉरिस स्ट्रॉन्ग एक व्यक्ति थे जिनकी सहायता से, जिनकी अध्यक्षता में यूनाइटेड नेशन के द्वारा एक अपनी ब्रांच ओपन की गई। एक अपनी ब्रांच जिसका नाम क्या रखा गया, यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। मतलब ये विशेष संगठन होगा जो इन्वायरमेंट पे काम करेगा, लेकिन ये पार्ट किसका है, अंग किसका है, यूएन का ही एक हिस्सा होगा। ठीक है, तो यूएन का एक हिस्सा यूएनईपी, फुल फॉर्म क्या है, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम, जिसका हेडक्वार्टर कहां पे है, नैरोबी, केन्या। केन्या एक देश है, उसका एक शहर नैरोबी, वहां पर इसका हेडक्वार्टर है यूएनईपी, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। प्लीज इस बात को ध्यान रखिएगा।
इस समय इसके जो अध्यक्ष हैं वो है इंगर एंडरसन। इंगर एंडरसन मतलब फीमेल है जो अध्यक्ष हैं, उनकी फोटो देख सकते हैं आप इंगर एंडरसन की। ये रहने वाली कहां की है? डेनमार्क की। तो अगर आपसे बहुत करीब प्रश्न पूछेगा, बहुत अंदर जाके प्रश्न पूछेगा, तो भी मैं आपको सेफ रखना चाहता हूं कि यूएनईपी का इस समय प्रेसिडेंट कौन है, अध्यक्ष कौन है? तो इंगर एंडरसन कहां की रहने वाली है? डेनमार्क की रहने वाली है। आइए कुछ हिंदी में भी देखते हैं क्या है सर। जो पहला विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून 1974 को मनाया गया। पहला देखो इसकी घोषणा कब की गई? 1972 में, लेकिन ये मनाया कब गया? 1974 में। उस समय जो इसकी एक थीम थी, 2022 में भी वही थीम सेम आई। वो थीम ये थी केवल एक पृथ्वी, ओनली वन अर्थ। ठीक है, क्या आया? ओनली वन अर्थ, केवल एक पृथ्वी। और हमारी पृथ्वी इस तरीके से है जिसे आप देख सकते हैं। ये पहली थीम थी, तो ये भी प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और बातें देखते हैं। अब आपसे अगर हम प्रश्न करें, अक्सर हमने देखा कि कुछ लोग फेसबुक पे, कुछ लोग इंस्टाग्राम पे पेड़ लगाते हुए, है ना, फोटो लगा रहे हैं, व्हाट्सएप स्टेटस लगा रहे हैं, कहीं भी ये दिखा रहे हैं कि हम वृक्ष लगा रहे हैं। हमारे मन में एक प्रश्न ये आया कि क्या वृक्ष लगाना ही पर्यावरण संरक्षण है? क्या वृक्ष लगाना ही पर्यावरण दिवस मनाना है? तो इस प्रश्न का जवाब हम आपको 2-4 मिनट में देते हैं कि क्या केवल वृक्षों को लगाना ही पर्यावरण दिवस मनाना है? अगर हां तो भी आप उसका जवाब दे सकते हैं, अगर ना तो भी उसका जवाब हम आपको देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला प्रश्न हमारा क्या है? क्या केवल वृक्ष लगाना ही पर्यावरण दिवस मनाना है? तो हमारी तरफ से नो, है ना। केवल पेड़ों को लगाना पर्यावरण दिवस अगर मनाना है तो फिर उनको पानी भी देना है, उनकी केयर टेकिंग भी करनी है। एक दिन हम पेड़ लगा के छोड़ दें, फिर उनको कभी हम देखें ना, तो क्या हम विश्व पर्यावरण दिवस मना रहे हैं? नहीं। जिस चीज को हम करें उसके अंजाम तक पहुंचाएं, जब तक वो एक बड़ा सा वृक्ष ना बन जाए तब तक उसकी हम केयर टेकिंग करें। वृक्ष लगाने का उद्देश्य ये होना चाहिए। लेकिन कुछ और भी बातें जो महत्वपूर्ण हैं वृक्ष लगाने के अलावा, कुछ और भी बातें जो महत्वपूर्ण हैं वृक्ष लगाने के अलावा, आइए उन पर भी हम आपसे चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आपका घर हो और आपके घर के सामने कोई कूड़ा फेंक के चला जाए, वो डोमेस्टिक गार्बेज भी हो सकते हैं, वो प्लास्टिक पॉलीथीन भी हो सकता है, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? कूड़ा करकट अगर आपके घर के सामने कोई फेंके तो क्या आप अच्छा फील करेंगे? नहीं। हो सकता है आपका उससे झगड़ा भी हो जाए, इसलिए क्योंकि आपको गंदगी पसंद नहीं है। लेकिन जब कोई व्यक्ति अपने घर के सामने कूड़े को ना फेंक करके कूड़े को अपने घर के पीछे फेंकता है, तो उसको बड़ा आराम मिलता है कि चलो मेरे घर के सामने साफ है, पीछे हमने फेंक दिया। लेकिन अगर पृथ्वी हमारा एक घर है, पृथ्वी हमारी एक घर है, भारत हमारा एक कमरा है, उस कमरे के किसी भी कोने पे अगर गंदगी फेंकी जाए तो क्या ये ठीक है? नहीं। लेकिन अगर उसको व्यवस्थित तरीके से रख दिया जाए तो ठीक है ना। तो आइए और भी चीजें हम देखते हैं कि कौन कौन सी चीजें हमें सीखनी चाहिए विश्व पर्यावरण दिवस पर। केवल वृक्ष लगाना ही पर्यावरण दिवस मनाना है? तो मेरा जवाब है नहीं। अगर नहीं तो फिर कौन कौन सी चीजें पर्यावरण दिवस के रूप में हमें सीखनी चाहिए? सबसे पहला, वाटर सेविंग। हम बहुत ज्यादा वाटर वेस्ट कर रहे हैं। प्लीज इस क्लास के माध्यम से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि आप एक बहुत बड़ी मात्रा पानी की खराब कर रहे हैं, जिसका खामियाजा हमारे फ्यूचर में जो भी हमारे लोग आने वाले हैं उनको दिक्कत हो सकती है ना। जितना हमारा उपयोग है हम उतने को ही उतने ही पानी का ही प्रयोग करें तो ज्यादा बेहतर है। हम देखते हैं शहरों में, अभी तो हम जहां रहते हैं वहां मैंने देखा कि कुछ लोग सड़क धुलते हैं। जो ब्लैक वाली गवर्नमेंट की सड़क है उस पे पानी अपने घर के सामने लगभग 50 से 100 लीटर रोज वो पानी उस पे डालते हैं ताकि सड़क साफ रहे। कितने मिनट आप सड़क को साफ रख सकते हैं? 100 लीटर 200 लीटर पानी अगर आप खराब कर रहे हैं, मानते हैं आपके घर में संसाधन है, पानी की सुविधा है, बड़े आसानी से आप पानी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन आपकी जिम्मेदारी आपके घर तक ही नहीं, आपके घर के बाहर भी है। आपको एक अच्छा भारत का नागरिक होने के नाते सोचना पड़ेगा कि किस चीज का वेस्ट ना किया जाए, है ना।
नहाने के लिए जितना पानी प्रयोग करना है उतना ही हम करें। अगर हम अपने कपड़े धुलते हैं, एक बाल्टी पानी में धुल लेते हैं, तो उसको दोबारा धुलने के लिए दूसरी बाल्टी का प्रयोग ना करें, है ना। मतलब बहुत ज्यादा पानी का वेस्ट हमें नहीं करना है। नहीं तो अभी तो आप बिस्लरी खरीद रहे हैं, कुछ दिन में आप नहाने और कपड़े धोने के लिए भी पानी को खरीदेंगे। अभी तो केवल आप पीने के लिए पानी खरीद रहे हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। वाटर सेविंग सबसे ज्यादा जरूरी है अगर आप वास्तव में विश्व पर्यावरण दिवस मनाना चाहते हैं तो। फिर क्या है, स्टॉप वाटर पॉल्यूशन। ऐसा नहीं कि केवल वाटर सेविंग कर देना ही सही है। स्टॉप वाटर पॉल्यूशन, हम अपने घर से गंदगी जो भी कूड़ा करकट है उसे हम निकालते हैं और नदियों में, तालाबों में, झरनों में, नहरों में फेंक के आ जाते हैं और बड़े खुश होते हैं कि जो हमारा कूड़ा था वो बह गया। लेकिन एक बार आप सोचिए कि आपके ग्लास में, आपके बाल्टी में कोई कूड़ा फेंक के चला जाए तो आप कैसा फील करेंगे। वैसे ही वो नेचर के ग्लास है, नेचर के बाल्टी है ना, हमारा जो प्रकृति है वो उसके अंग हैं, नदियों के, नहरों के, उनको उसमें फेंकना बिल्कुल गलत है। किसी भी प्रकार से उसे सही नहीं ठहराया जा सकता। और जब इसकी मात्रा बहुत अधिक हो जाती है तो इसी को हम क्या कहते हैं, वाटर पॉल्यूशन। इसे एक पढ़ा लिखा नागरिक होने के नाते हमें समझना चाहिए और पढ़ना चाहिए। फिर क्या है, प्लास्टिक कंट्रोल। जब पहली बार पॉलीथीन बनाई गई, उस व्यक्ति का नाम तो मुझे नहीं याद है, लेकिन उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। नोबेल पुरस्कार इसलिए कि पहली बार ऐसी कोई चीज बनाई गई, है ना, अमेजिंग। लेकिन हुआ क्या, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, एक लंबे समय के बाद हमने देखा कि वही चीज अभिशाप बन गई। जो चीज वरदान थी वही अभिशाप बन गई। और आज तो हमारी सबसे प्रमुख समस्या बन गई है कि पॉलीथीन को डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। एक लंबे समय तक वो अपने स्थिति में बनी रहती है, उसको खराब या नष्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब आप देखिए प्लास्टिक पॉल्यूशन। अगर आप देखें कि नदियों के किनारे इस तरीके से कूड़े, किसी भी प्रकार के कूड़े हो सकते हैं, बच्चों से संबंधित, महिलाओं से संबंधित, पुरुषों से संबंधित, घर के कूड़े हो सकते हैं। अगर पॉलीथीन में ऐसे गांठ मार के फेंक दिया जाए तो क्या वो नष्ट हो जाएंगे? आपका घर तो साफ हो जाएगा, लेकिन जब आप बाहर निकलेंगे अच्छे कपड़े पहनकर तो वहीं से गंदी सी स्मेल आएगी और आपका माहौल, आपका मस्तिष्क जो सेफ और अच्छा महसूस कर रहा था, उसमें थोड़ा सा गंदगी का असर दिखने लगता है ना। आप इरिटेट होने लगते हैं, आप अपने नाक पे हाथ लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि आपने तो उसे किया नहीं है, दूसरे ने किया है, लेकिन आपने भी तो कहीं किया है उसे। मानते हैं आप अपने घर के बगल में नहीं फेंके हो, लेकिन किसी के घर के बगल में तो फेंके हो। ये आपको जागरूकता लानी पड़ेगी अपने अंदर, और इस सीन से बचना चाहिए और बचाना भी चाहिए दूसरों को। इस सीन से ये जो इमेज मैं लगाया हूं ये कहीं भी ना दिखे, ऐसा कोशिश हमें करना चाहिए, ऐसी कोशिश हमें करनी चाहिए ताकि हम विश्व पर्यावरण दिवस के उद्देश्य को पूरा कर सके। ठीक है, दूसरा क्या है, प्लांटेशन। हमें ज्यादा से ज्यादा वृक्षों को लगाना चाहिए। वृक्ष हमारे लिए वरदान है, इतने वरदान है, इतने रूप में वरदान है कि मैं आपको अभी क्लास के अंतिम में बताऊंगा कि वृक्ष हमें किस रूप में उपयोगी है और वृक्षों के ना होने से क्या होने वाला है ना। एक छोटा सा उदाहरण, जून का महीना चल रहा है, बहुत गर्मी है। अगर आप सड़कों पे चलें तो आप तो अपनी गाड़ी में हो सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम पीपल तो फोर व्हीलर नहीं रखे हुए हैं, वो चलते हैं, धूप लगती है। पहले के समय में वो पेड़ों के नीचे बैठ जाते थे, पानी पीते थे, कुछ खाते पीते थे, हो सकता है सो भी जाते थे, फिर आगे बढ़ते थे। कितने फायदे थे उसके, है ना। किसी धूप में चलते हुए पथिक को, व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे बैठने से आराम मिल जाए तो उससे बड़ा आशीर्वाद क्या हो सकता है ना। लेकिन ऐसा अब नहीं देखने को मिलता कि कोई व्यक्ति पेड़ों के नीचे बैठ के आराम कर रहा हो। क्यों? क्योंकि पेड़ है ही नहीं, है ना। सारे पेड़ काट के मॉडर्नाइजेशन, 6 लाइन 4 लाइन सड़कें बना दी गई हैं। तो ये थोड़ा सा ठीक है, मॉडर्नाइजेशन होना चाहिए, लेकिन अपनी प्रकृति का ध्यान हमें रखना चाहिए। प्लांटेशन तो बिल्कुल हमें करना चाहिए और उन पेड़ों को लगाने के बाद उनका ध्यान भी हमें देना चाहिए। छोटे छोटे जीव हैं, जंगलों में है, जंगलों की कटाई हो रही है, वो जीव कहां रहने वाले हैं? वो अपना घर तो बनवा नहीं सकते हैं। आपके जैसे बुद्धिमान और पढ़े लिखे तो नहीं है कि पैसे कमा सके, उनको तो नेचर में ही रहना है, और आप उसी नेचर को नष्ट किए जा रहे हैं। थोड़ी सी ह्यूमैनिटी, मोरलिटी रख के अगर आप अपना जीवन जिएंगे तो बहुत अच्छा आपका जीवन होने वाला है। ठीक है, तो प्लांटेशन हमें करना चाहिए, पेड़ पौधे लगाने चाहिए। स्टॉप डिफॉरेस्टेशन,
और पेड़ों की कटाई हमें बिल्कुल नहीं करनी है। जहां तक संभव हो सके उनसे बचना चाहिए। हां, अगर हमारा कोई विकास रुक रहा है तो हम कट कर सकते हैं, लेकिन जहां तक 99.9% अगर हो तो पेड़ों पर कुल्हाड़ी ना चलाएं, पेड़ों पर नुकीले धारदार चीजें ना चलाएं, उन्हें भी दर्द होता है। सर जगदीश चंद्र बसु या सर जगदीश चंद्र बोस ऐसे ही कोई वैज्ञानिक थे फिजिक्स से संबंधित, उन्होंने सबसे पहली बार यह बताया था कि प्लांट्स आल्सो कैन फील एंड रिएक्ट। जो पेड़ पौधे हैं वो फील कर सकते हैं और अपने लोगों के जाने पे रिएक्शन भी देते हैं। अजनबी उनके नीचे बैठे पेड़ों के नीचे तो वो अलग सा रिएक्शन देते हैं। ये सबसे पहली बार भारतीय वैज्ञानिक के द्वारा बताया गया था। ठीक है, अब जब वो उनमें जीव है, वो रिएक्शन करते हैं, अपने लोगों से प्यार की भावना से जगते हैं, तो उन पे कुल्हाड़ी चलाना ठीक नहीं है। इस बात को आपको महसूस करना पड़ेगा, इस बात को आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टॉप डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन रोकना है। लेस पॉल्यूशन बाय द ह्यूमन बीइंग, हमको खुद में एक संतुलन बना के चलना है और जहां तक संभव हो सके खाना, सबसे ज्यादा हमने देखा खाना, चावल बच गया, रोटी बच गई, दाल बच गई, एक में इकट्ठा किए, पॉलीथीन में बांधे और बाहर फेंक दिए। आफ्टर सम टाइम वो डिस्ट्रॉय हुआ, गंध देने लगा, स्मेल करने लगा, पॉल्यूशन हो रहा है ना। इस चीज से आपको बचना है, उतना ही उपयोग करिए। देखिए, खाना फेंका, खाने की बर्बादी की और एनवायरनमेंट को खराब किया आपने, आप कितने हद तक नीचे जाएंगे, कब आप जगेंगे, इस बात की जागरूकता के लिए ही प्रत्येक 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है ना। ठीक है, तो लेस पॉल्यूशन हमें करना है। मेंटेन द क्वालिटी ऑफ सॉइल, बहुत ज्यादा हम खादों का प्रयोग कर रहे हैं, मिट्टी अपने अस्तित्व को खराब करती जा रही है। एक दिन जैसे बहुत ज्यादा अगर हम अपना मेकअप करें तो हमारे चेहरे का अस्तित्व खराब हो जाता है, उसी प्रकार अगर मिट्टी में ही बहुत ज्यादा हम उसका मेकअप करने लगे, खादों के साथ, यूरिया के साथ, अनेक प्रकार की चीजों के साथ, तो मिट्टी का भी अस्तित्व खत्म हो जाता है। इसलिए नेचुरलिटी बनाए रखने के लिए उसमें जैविक खादों का ही प्रयोग किया जाए, क्योंकि मिट्टी भी हमारे पर्यावरण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आगे आइए, डोमेस्टिक गार्बेज। डोमेस्टिक गार्बेज बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके जो 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 भी उनको पहनाए जाते हैं अंडरवियर के तौर पे, देखे क्या बोलते हैं उसको, हगीज वगैरह बोलते हैं, उसको मैंने पॉलीथीन में बांधा, फिर उसको मैंने फेंक दिया, बाहर फेंक दिया। प्लीज इन सारी चीजों से रुकिए। आलू के छिलके, सब्जी के जो कटे हुए हिस्से हैं जो अनयूज हैं, यूजेबल नहीं हैं, उनको मैंने पॉलीथीन में भरा और बाहर फेंक दिया। प्लीज इस एक्टिविटी को स्टॉप करिए, अदरवाइज पूरा पर्यावरण खराब हो जाएगा और शहरों में लोग रहने के लिए तैयार नहीं होने वाले हैं। आई बात समझ में? तो हमें क्या करना है, डोमेस्टिक गार्बेजेस को बहुत सुटेबल तरीके से उन्हें डिस्ट्रॉय करना है। डेड एनिमल है ना, हमारे घर के आसपास के जीव मर गए, हम उनको ले जाकर के खेत में फेंक आए, है ना, सही तरीका था? नहीं ना, हम अपनी बॉडी को फेंक सकते हैं कहीं? नहीं फेंक सकते। वैसे इनके लिए भी कोई तरीका नया हमें निकालना होगा। इस तरीके से फेंकना, फिर इनके मांस को तो छोटे छोटे जीव या जो चिड़िया हैं, जो गिद्ध वगैरह होते हैं, स्कैवेंजर, वो लोग तो खा सकते हैं, लेकिन इनकी बोन्स को कौन खाएगा? बोन्स तो पड़ी रहेंगी, स्मेल करेंगी और वायु प्रदूषण, वायु के साथ बह करके एक दूसरे के पास पहुंचेंगी, जिससे हमें कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर हो जाएगी, बीमारी जरूर होने वाली है। तो इन चीजों से हमें बचना है। डेड एनिमल्स को अच्छे तरीके से कहीं पे हमें गड्ढे में, मिट्टी के ऊपर रखना है। देखो, ऐसा तो नहीं कह सकता कि आप मिट्टी से बाहर चले जाओगे, लेकिन इन्हें सुरक्षित तरीके से रखा जा सकता है, इनकी डेड बॉडी को, जैसे ह्यूमन बीइंग अपनी बॉडी को करते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं, डेड एनिमल तक आ गए हैं। फिर देखिए कि आपके इन्वायरमेंट में एक महत्वपूर्ण हिस्सा जो निभाता है खराब करने में, जिसका नाम है CO2। आपके पर्यावरण को खराब करने में एक महत्वपूर्ण हिस्सा किसका है? महत्वपूर्ण रोल, महत्वपूर्ण हाथ किसका है? CO2 गैस का, कार्बन डाइऑक्साइड। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि जो CO2 है, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये आती कहां कहां से है, इसका सोर्स क्या है, इसका मतलब लेन देन किससे होता है। तो सबसे पहला जो है वो है एग्रीकल्चर। आपने धान के खेत को देखा होगा, धान
से चावल प्राप्त करने के बाद, धान प्राप्त करने के बाद जो भी चीजें बचती हैं, जब उन्हें हम जलाते हैं तो सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड 70% हमें वहीं से इन्वायरमेंट में प्राप्त होती है। क्लियर? तो पैडी स्ट्रॉ मतलब धान के खेत से, है ना, धान के खेत से जो हमारा बचता है, बचा हुआ हिस्सा, उससे, है ना, फैक्ट्रीज से, इंडस्ट्रीज से, जो भी जहां आयरन फैक्ट्री है, प्लास्टिक फैक्ट्रीज हैं, वहां से CO2, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटीज के तरीके जब होते हैं तो वहां से वो धुएं के रूप में CO2 निकलती है या धुएं के साथ निकलती है ना। फिर देखिए फॉसिल फ्यूल्स, जो भी पेट्रोलियम वगैरह हम यूज कर रहे हैं, यहां देखिए मैंने एक इमेज आपको दिखाई है कि गाड़ी से बहुत तेजी से धुआं निकल रहा है। इस व्यक्ति को यह पहचान नहीं है कि किस तरीके से हमको अपनी गाड़ी को चलाना है। अगर वो धुआं दे रही है, माना कि वो पीछे धुआं दे रही है, लेकिन उस पीछे के आगे भी कोई व्यक्ति गाड़ी चला रहा होगा, तो हमें दूसरों का ख्याल रखना होगा। हमें तो धुआं नहीं लग रहा है, लेकिन पीछे वाले को धुआं, और एक इन्वायरमेंट में धुआं। दिल्ली जैसे शहर में अगर आप चले जाइए तो गाड़ियों के धुएं से पूरी दिल्ली भरी हुई है ना। आप 2 महीने खुले में घूम ले तो आप दमे के मरीज हो जाएं, आपको खांसी आने लगे, अनेक प्रकार की बीमारियां आपको घेर लें। तो इस तरीके से दिल्ली को हमने बना के रखा है। तो क्या पूरे शहरों को हम ऐसे बना दिए? पूरे विश्व में रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे दिल्ली पॉल्यूटेड में आता है। ये बड़ी बात है, भारत के लिए गर्व करने की बात है ना। आइए, तो हमने ये देखा कि जो धुएं के रूप में हमें जो पॉल्यूशन मिलता है बाय द ह्यूमन बीइंग, इससे हमको बचना है। CO2 निकलती है, इंडस्ट्रीज से CO2 निकलती है, एग्रीकल्चर से CO2 निकलती है, और अगर इस CO2 को कंट्रोल न किया गया तो बहुत जल्द हम सब बर्बाद हो जाएंगे। निश्चित मैं ये डरा नहीं रहा हूं, मैं अभी प्रूफ कर रहा हूं कि बहुत जल्दी ही हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। ह्यूमन बीइंग जब हम सांस लेते हैं तो ठीक O2 लेते हैं, और जब सांस छोड़ते हैं तो क्या निकलता है? CO2। तो ये भी एक हिस्सा है CO2 के उत्पादन का। आगे बढ़ते हैं। ये तो हमने देखा सोर्स ऑफ CO2। अब मेन रोल ऑफ CO2 क्या है, उसको भी हम जल्दी से समझ लेते हैं। मेन रोल ऑफ CO2 अगर हम देखें तो सबसे बड़ा नाम जो आजकल फेमस है, जिसे हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को किसी एक नेक्स्ट वीडियो में हम लेकर के आएंगे। बहुत ज्यादा बड़ी क्लास मैं नहीं बनाना चाहता हूं। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब पृथ्वी की फर्श का, पृथ्वी के सरफेस का बहुत ज्यादा गर्म हो जाना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। क्यों होता है वो मैं आपको बताऊंगा, क्या प्रोसेस होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। इसे हिंदी में कहते हैं वैश्विक तपन। इसे हिंदी में क्या कहा जाता है? वैश्विक तपन कहा जाता है ग्लोबल वार्मिंग को, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हमारे फ्रिज, कूलर, AC से निकलने वाला CFC एस क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और किसका है? कार्बन डाइऑक्साइड का है। ये कुछ इमेज हमने आपको दिखाई ग्लोबल वार्मिंग से संबंधित। ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है इसको भी हम आपको बताएंगे। पूरे एक सेशन में हम आपको समझाएंगे ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, हरित गृह प्रभाव क्या है ना। हरित गृह प्रभाव क्या है? आज हमारी पृथ्वी इसी तरीके से हो गई है। जिस तरीके से ठंडे प्रदेशों में सब्जियां, फल उगाने के लिए कांच के घर बनाए जाते हैं, सूर्य की रोशनी आती तो है लेकिन रिफ्लेक्शन के बाद ऊपर नहीं जाती है, वहीं रुक जाती है। उसी प्रकार से हमारी पृथ्वी हो गई है। किरणें आती तो हैं लेकिन इन गैसों की परत इतनी मोटी हो गई है, CFC, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इन सारी गैसों ने इतना घना डेंसिटी वाला लेयर बना के रखी है कि सूर्य की किरणें ऊपर नहीं जा पाती और पृथ्वी के धरातल को लगातार गर्म करती जा रही हैं। और अगर ज्यादा गर्मी हुई तो अंटार्कटिका से कुछ बर्फ के परसेंटेज ग्लेशियर्स भी पिघल सकते हैं और फिर आप बाढ़ के लिए तैयार रह सकते हैं मजे लेने के लिए, है ना। तो आपको ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी बचना है। ये बड़े टॉपिक हैं, इनको इतना आसानी से नहीं समझाया जा सकता। ओजोन डिप्लीटेशन, ओजोन क्षरण, O3 इसका फार्मूला होता है। ओजोन क्षरण की भी अगर हम बात करें तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा किसका है? वो कार्बन डाइऑक्साइड का एंड क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स का। और अगर ओजोन खत्म हो गया, है ना, पृथ्वी की लेयर में जो समताप मंडल है, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, पृथ्वी के ऊपर जाने पे सबसे पहली परत वायुमंडल की है क्षोभ मंडल, फिर क्या है? समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। तो जो नीचे से धरातल से सेकंड नंबर की जो लेयर है जिसे हम समताप मंडल कहते हैं, उसमें पृथ्वी का एक छाता लगा हुआ है। उस छाते का नाम है ओजोन। और अगर ये छाता फट गया, कमजोर हो गया, पतला हो गया,
तो बरसात की बूंदें डायरेक्ट तुम्हारे बॉडी पे पड़ने वाली हैं। इट मींस सूर्य की किरणें, हानिकारक किरणें जिनकी वेवलेंथ 400 एंगस्ट्रॉम से कम होती है, उसे हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट किरणें। और अल्ट्रावायलेट किरणें 3 प्रकार की, यूवीए, यूवीवी, यूवीसी। अगर आपके बॉडी पे पड़ी तो आप कैंसर जैसे बीमारी के लिए तैयार रहें। अनेक प्रकार की बीमारियां आपको होने वाली हैं अगर ओजोन परत का क्षरण हुआ, ओजोन की मोटाई पतली हुई तो। ठीक है, तो अगर आप इतना पढ़ने के बावजूद भी नहीं समझदार होने वाले हैं, अपने घर में अगर आप नहीं बताने वाले हैं कि क्या क्या तरीके होंगे, भविष्य में क्या क्या खतरे होंगे, तो फिर विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाना आपके लिए संभव नहीं है, मतलब यथार्थपूर्ण नहीं है, उसका कोई अर्थ नहीं है। ठीक है, फिर देखिए कुछ आपके लिए एग्जाम पॉइंट की बात कर लेते हैं। वायुमंडल में उपस्थित परतों की बात कर लेते हैं। सर कौन कौन सी परतें हैं जो वायुमंडल में उपस्थित हैं? सबसे पहली गैसें, परतें नहीं गैसें, तो जो सबसे ज्यादा मात्रा में है उसका नाम है नाइट्रोजन, 78.09%। जनरली हम इसे 78 ही लिखते हैं, 78% इसे हम लिखते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन जो 21% हम जनरली लिखते हैं, लेकिन वास्तव में वो इतना होती है। तीसरे नंबर पे आती है आर्गन गैस जो 0.93% है, और सबसे खतरनाक है ना विलन के रूप में जो हमारे वातावरण में टहल रही है, जिसे हम कहते हैं CO2, उसका परसेंटेज है, सोचो कि 0.04% में इतना तबाही मची हुई है। तो जिस दिन अगर ये 1% हुई, 2% हुई, उस दिन क्या होने वाला है? वीनस का पूरा कैरियर खराब करके इसने रख दिया। शुक्र ग्रह का 95% शुक्र ग्रह पे कौन सी गैस पाई जाती है? कार्बन डाइऑक्साइड। पूरा उसने अस्तित्व खराब करके रख दिया। सबसे ज्यादा गर्म ग्रह के रूप में जाना जाता है। इसकी जो प्रकृति है वो गर्माहट पैदा करना है, CO2 गैस की। बहुत बच्चे बैठे हों गर्मी में, दरवाजा बंद कर दीजिए, फैन मत चलाइए, उनकी सांस छोड़ेंगे, CO2 बढ़ेगी, और उस कमरे में जितना गर्मी बाहर नहीं है, उससे ज्यादा गर्मी कहां आ जाती है? कमरे में आ जाती है। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और पॉइंट्स शायद आपके लिए। हां, अब हम फिर आपसे एक बार वही प्रश्न पूछते हैं कि क्या केवल वृक्ष लगाना ही पर्यावरण दिवस मनाना है? तो आपका जवाब अब होना चाहिए हां, 90% यस, क्योंकि आपने पेड़ों का महत्व बहुत बता दिया। और बातों को तो हमें समझना है कि हमें डोमेस्टिक गार्बेज, प्लास्टिक पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बचना है सर, लेकिन वृक्षों को लगाना एक संकेत है विश्व पर्यावरण दिवस मनाने का। और इसलिए 90%, 100% तो नहीं, 90% हम यस कहते हैं कि पर्यावरण दिवस के दिन हमें वृक्ष लगाना है। क्यों सर, क्या इंपॉर्टेंस है इन वृक्षों को लगाने से? सबसे पहला, ये वर्षा में सहायक होते हैं। वाटर वेपराइजेशन होता है, इससे बादल जल्दी बनते हैं और बरसात होती है पेड़ों की पत्तियों से। ठीक है, फिर क्या है? फूड एंड शेड, सबसे जरूरी चीज हमें खाने के लिए। तो आम वगैरह आ रहे हैं, है ना, पपीता, आम, ये सारी चीजें हमें फैक्ट्री से थोड़ी ना मिलती हैं कि इंडस्ट्री से मिलती हैं। कोई भी ऐसी फैक्ट्री नहीं है जो आम बना सके नेचुरली, है ना। तो उससे हमें फ्रूट्स और शेड तो सबसे जरूरी चीज है ना। वो गाना आप लोगों ने सुना कि नहीं? सूरज की गर्मी से जलते हुए मन को मिल जाए तरुवर की छाया, है ना। तरुवर मतलब पेड़ों की छाया अगर मिल जाए तो इससे बड़ी बात कुछ भी नहीं हो सकती। और मैं तो कहूंगा इस चीज को आपको रियलाइज करना चाहिए। एक बार 1 किलोमीटर तक धूप में पैदल जाना, फिर किसी पेड़ के नीचे बैठ के आराम करना, ठंडा पानी पीना, मिठाई खा करके, उस दिन आप पेड़ों के महत्व को महसूस करेंगे, केवल पढ़ेंगे नहीं। लर्निंग बाई डूइंग। ओके, तो और क्या मिलती हैं सर? लकड़ियां, अच्छे अच्छे पोडियम बनाए हुए हैं, चेयर बनाए हुए हैं। जो जब हम मरते हैं तो हमारा कोई भी अंग काम का नहीं होता, लेकिन पेड़ का एक एक अंग मरने पर काम आता है। हम मेज, कुर्सी, अपने लिए बेड, टेबल, पोडियम, सब कुछ लकड़ियों से बनाए हुए हैं। तो जिसका इतना उपयोग है उसका कुछ तो आप इज्जत करिए, उसको हरे में ही मत काट दीजिए, उसकी भी अपनी जिंदगी है, उसको जीने दीजिए, है ना। बलशाली होने का मतलब ये नहीं होता कि सबके अस्तित्व को हम खराब करके रख देंगे। बलशाली होने का मतलब ये होता है, बुद्धिमान होने का मतलब ये कि हम सबको जीवित रहने के लिए, सबके जीवित रहने के लिए सहारा बनेंगे और किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी पाएगी। ठीक है भैया। फिर क्या है? कंट्रोल
सॉइल इरोजन, जो मिट्टी का क्षरण होता है, इनकी जड़ें जो होती हैं वो मिट्टी को बहुत तेजी से पकड़ के रखती हैं ताकि मिट्टी का क्षरण ना होने पाए, है ना। ये भी एक उपयोगी फैक्ट है। फिर क्या है, सबसे जरूरी चीज, सब कुछ तो ठीक है सर, लेकिन अगर मुझे ऑक्सीजन ना मिला तो फिर मरने के लिए आप तैयार रहें। मैं साफ साफ शब्दों में कह रहा हूं, विदाउट ऑक्सीजन यू कैन नॉट लिव 2 मिनट्स और 3 मिनट्स। बिना ऑक्सीजन के आप 2 से 3 मिनट जिंदा नहीं रह सकते हैं। और ऑक्सीजन हमें देता कौन है? ये हमारे प्यारे से वृक्ष। और हमारे जहर को, जहर ही कहना ठीक है, CO2 को टेक CO2, और ये CO2 को अपने अंदर लेकर के आत्मसात कर जाते हैं। जिस प्रकार भगवान शिव जी ने विष को पी लिया था, उसी तरीके से CO2 को ये पी जाते हैं और इन्हें नष्ट कर देते हैं, है ना। तो आपने क्या देखा कि O2 हमें कौन देता है? ये कुछ ऐसे वृक्ष जो पीपल जिनमें से प्रमुख है, ये पीपल 24 घंटे 24 आवर्स हमें O2 देता है, ऑक्सीजन गैस देता है। सोचो, ऐसे भी वृक्ष हमारे आसपास में हैं जो 24 घंटे हमें ऑक्सीजन देते हैं, है ना। तो आपको निश्चित रूप से आज का ये सेशन अच्छा लगा होगा और विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब समझ में आया होगा। विश्व पर्यावरण दिवस का मतलब केवल पेड़ लगाना नहीं है, बल्कि जो बातें हमने क्लास में पढ़ी उसको समझना है और लोगों को समझाना है। हम इतने मॉडर्न नहीं बनेंगे कि हमारा भविष्य खतरे में आ जाए। सतत विकास, है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है कि हम उतना ही विकास करेंगे जितने में हमारा फ्यूचर सिक्योर रहे, हमारा फ्यूचर सुरक्षित रहे। हम बैंक में पैसे जमा करते हैं, खाने के लिए बोरियों में गेहूं चावल भविष्य के लिए रखते हैं, लेकिन जो चीजें भविष्य के लिए बचा के रखनी है उस पर हमारा ध्यान नहीं जा रहा है। बैंक के सारे पैसे घर में पूरे गेहूं चावल रखे रह जाएंगे। जिस दिन ऑक्सीजन खत्म हो जाएगी, जिस दिन ओजोन क्षरण हो जाएगा, जिस दिन ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाएगी, जिस दिन ग्रीन हाउस इफेक्ट अपने चरम सीमा पर होगा, है ना। निश्चित रूप से आपको यह सेशन अच्छा लगा होगा। आप सभी ने बहुत ज्यादा मतलब सहयोग किया। गैलेक्सी क्लासेस की तरफ से आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में इसी तरीके से इंटरेस्टिंग फैक्ट को लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।